हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET सिविल स्टैप में। मेरा नाम है रिधि। आज जो है हम डायरेक्टिंग चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर किए थे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और कौन से टॉपिक्स जो है वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो है हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन गिवन बाय अदर डिफरेंट ऑथर्स। देन हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग भी कर लिया था। देन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन वाला जो आपका एलिमेंट है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस किया था सुपरविजन का। नेक्स्ट जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया था हमने थोड़ा सा, मतलब मोटिवेशन स्टार्ट किया था हमने, है ना। सेकंड एलिमेंट जो हमारा मोटिवेशन है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या प्रोसेस रहता है और मोटिवेशन किस तरीके से होती है लोगों में। अब जो है इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे जितना भी हो पाएगा आज की क्लास में। तो चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन से। मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ लिया था कि किसी को भी किसी भी काम के लिए क्या करना, एनकरेज करना। तो ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे से भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस, ये आपके एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, या जो प्रोडक्टिविटी होती है जैसे वो काम करते हैं उसको इंक्रीज कर देता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन होती है, अगर आपको कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आप एनर्जी होती है आपके अंदर, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसको आपको काम करने में मन लगे, जिसके लिए आप कुछ अचीव करने के लिए जब आप कोई काम करते हो। तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क, रिजल्टिंग इन हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये किस गैप को फुलफिल करता है मोटिवेशन, कि जितना आप काम कर सकते हो, जितनी आपके अंदर एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, और जितना आप करना चाहते हो, तो उन दोनों का जो गैप है वो कौन कवर करता है, मोटिवेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट बिल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे काम के प्रति, तो उनका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ना कि नेगेटिव। अगर आप कोई भी चीज़ उनको बोलते हो कि अगर आप जो है अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको अप्रेजल मिलेगा, आपको जो है प्रमोशन दिया जाएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उससे आपके एम्प्लॉयज़ भी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं और पॉजिटिवली काम करते हैं, पॉजिटिव वे में उस काम को करते हैं। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, रोते रहेंगे या फिर आलस दिखाएंगे हर काम में, हर चीज़ को नेगेटिव वे से सोचेंगे अगर वो मोटिवेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। मोटिवेशन जो है वो क्या करता है, एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है कि जो वो एब्सेंट वगैरह होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, जिनका मन नहीं लगता काम में या कोई भी रीज़न की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है काम से, इसलिए वो एब्सेंट होते हैं, उस चीज़ को भी मोटिवेशन जो है वो कम करता है। कैसे कम करता है, अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है अपना काम करना, अगर आपका कोई गोल है इसलिए आप उस काम को कर रहे हो, जैसे अगर आपने कोई कार खरीदनी है इसलिए आप अच्छे से काम करोगे ताकि आपकी सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट लग जाए या प्रमोशन हो जाए, तो आपके क्या होगी, एब्सेंटिज्म भी कम होगी, आप एब्सेंट नहीं होगे, आप रेगुलर बेसिस पे जो है जाओगे ऑफिस और काम करोगे। नेक्स्ट है, इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस। मोटिवेशन जो है, देखो जैसे कि टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, है ना, कभी कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कभी किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को अगर आपको एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करवाना है कि आप ये चेंजेस हैं, अब हमें इस सॉफ्टवेयर पे नहीं, अब हमें इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें मोटिवेट करके वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट है, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, ये वही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये आपका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मोटिवेशन से रिलेटेड है, जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हिरार्की। तो इसने क्या थ्योरी दी थी कि जितने भी लोग हैं, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक हिरार्की होती है, कि मतलब पहले उसकी एक नीड होती है, वो जब पूरी होती है फिर दूसरी नीड उसकी जागती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके। तो इसने पूरा एक पिरामिड करके जो है वो बनाया था और बताया था कि पहले कौन सी नीड होती है, फिर कौन सी नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन देखो, मोटिवेशन इज driven by the needs of the employees and understanding the needs is essential for effective management.
Maslow need hierarchy theory explains human needs in a hierarchical structure. According to Maslow, within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. तो इसने कितने नीड्स की बात करी थी? इसने 5 नीड्स की बात करी थी कि ये 5 नीड्स जो है वो हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में होते ही होते हैं और इसकी हिरार्की होती है, मतलब पहले वाली नीड पूरी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे 5 नीड्स होती हैं. तो देखते हैं ये कौन सी नीड्स है. सबसे पहले जो है आपकी नीड वो है फिजियोलॉजिकल. जो पहली नीड है उसे कौन सी नीड कहते हैं हम? फिजियोलॉजिकल नीड या फिजिकल नीड्स. अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब है कि जो आपके लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है. जैसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं ना कि जीने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान. बट अब तो इंटरनेट भी हो गया है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो फूड, वाटर, एयर, रेस्ट, ये तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो. ये इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं होती. खाना खाना आपकी मर्जी नहीं होती. सिंपल खाने की बात हो रही है, पिज़्ज़ा बर्गर की बात नहीं हो रही. एंड वाटर, पानी पीना. देन ऑक्सीजन, रेस्ट करना. तो ये होगी फिजियोलॉजिकल नीड. तो सबसे पहले इंसान की ये नीड होती है जो उसको पूरी करनी होती है. फिर जब ये नीड पूरी हो जाती है तो सेकंड कौन सी नीड जागती है? सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड. कौन सी नीड बोलते हैं इसको? सेफ्टी नीड भी कहते हैं. मतलब आपके पास एक कोई सिक्योर जॉब हो जहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे अर्निंग हो, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें खरीद पाओ. तो सेफ्टी नीड होगी. अब आप क्या करोगे? कोई स्टेबल जॉब ढूंढोगे जिस सिक्योरिटी होगी, जिसमें जॉब सिक्योरिटी होगी. फिर ये नीड पूरी होएगी सेकंड. फिर आपकी थर्ड जो है वो आएगी आपकी अफेक्शन या लव, बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? सोशल नीड बोलते हैं. मतलब अब आपने जो है, आपको जॉब वगैरह भी मिल गई, आप स्टेबल हो गए. इसके बाद आप क्योंकि ह्यूमन बीइंग हो, आप एक सोसाइटी में रहते हो, तो आपको भी फ्रेंड्स बनाने हैं, आपको भी लव वगैरह, अफेक्शन, इस चीज़ की ज़रूरत है ना. तो ये आप फिर नीड ये वाली ढूंढोगे. फिर ये थर्ड नीड जब पूरी हो जाएगी तब कौन सी नीड आएगी? एस्टीम नीड. एस्टीम नीड कौन सी होती है? जब आपके लिए पैसा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक आपका स्टेटस क्या है, रिकग्निशन क्या है, आपको सोसाइटी में लोग जानते कैसे हैं. तो ये एस्टीम नीड आ जाएगी. नेक्स्ट फिर लास्ट में जो नीड है, फिफ्थ नीड, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या फिर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी इसको बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ में इस दुनिया में आए क्यों हो, आपका मेन मकसद क्या है. तो यहाँ पे सबका अलग अलग हो सकता है. आप जो है या तो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जाग सकता है जब आप, मतलब ये सपोज कर लो जब आप रिटायर वगैरह हो गए हो, 60-70 की एज में आ गए हो, ये वो वाली ये नीड तब आती है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो. तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फिर जैसे आपका जो है, आपको पता लगा कि ये सारी तो चीज़ें जो है वो मोह माया है, मुझे तो क्या है, भक्ति में ही लीन होना है, मुझे तो स्पिरिचुअलिटी में जाना है. तो कोई भी स्पिरिचुअलिटी हो सकता है या फिर किसी के लिए सोशल नीड भी, वो सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, सोशल वेलफेयर करना भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो सकता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ लोगों का भला करने के लिए, है ना. तो कोई भी नीड हो सकती है, अपने आप को पहचानना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा मेन मकसद क्या है. तो ये आपके 5 नीड्स हैं, ठीक है. फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अब देखो ये जो सिक्योरिटी और फूड वाला, मतलब जो फिजियोलॉजिकल और ये जो आपका जॉब सिक्योरिटी वाली नीड है, इसको इकट्ठे हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल. देन आपकी जो ये सोशल नीड है और एस्टीम नीड है, इसको हम साइकोलॉजिकल नीड बोलते हैं क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है. एंड लास्ट वाला जो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी कहते हैं. तो ये आपने याद रखना है. MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नीड कौन सी है या थर्ड बताओ कौन सी है या इसके बाद कौन सी होती है. तो आपको ये हिरार्की में ही याद करना है, मतलब इसी ऑर्डर में आपको याद करना है क्योंकि ये अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग इसी ऑर्डर में रहता है, ठीक है. तो ये देखो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो जिंदा रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लोथ. देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ये चाहिए आपको फ्यूचर के लिए, आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई, स्टेबल इनकम हो गई. देन आपके बेनिफिट्स हो गए जैसे पेंशन प्लान वगैरह. देन एफिलिएशन नीड या फिर बिलोंगिंगनेस नीड भी बोलते हैं जिसको, जिसमें आपकी फ्रेंडशिप आ जाएगा, लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप एंड ऑल. देन एस्टीम नीड आ जाएगा. एस्टीम नीड में स्टेटस, अटेंशन, रिकग्निशन, सोसाइटी में आपका क्या रोल है, आपको कैसे लोग जानते हैं. देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसमें आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे पता लगता है कि आप जो है क्या क्या आपको जो है असली खुशी क्या देती है आपको. अब अजम्पशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है. अजम्पशन क्या थी मैस्लो की
कि बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर है वो आपके किस पे डिपेंड करता है, नीड पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की नीड की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होगा। अगर आपको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपका फिर उस तरीके से बिहेवियर होगा। पैसा अर्न करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। अगर आपको पैसे से खुशी नहीं मिलती है, आपको जो है स्टेटस से खुशी मिलती है, रिकग्निशन से खुशी मिलती है, तो आपका जो है वो बिहेवियर किस तरीके से होगा, आपको फिर पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना मर्जी आप कमा रहे हो। नेक्स्ट है जनरली द नीड्स फॉलो द हिरार्की। फिर इसने बोला था कि नीड हिरार्की फॉलो करती है, जो अभी हमने बात करी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। देन अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल कैन मोटिवेट हिम। तो ये इसने बोला है कि जैसे अगर आपकी यहाँ पे एक नीड पूरी हो गई तो इसके लिए फिर आपके लिए मोटिवेशन खत्म हो जाती है। फिर जब आपकी ये वाली नीड पूरी होगी, आपको जॉब मिल गई, तो आपको जॉब के लिए फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको कोई इसमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। फिर जब आपको लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप वगैरह होगी, फिर आपको ये मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है। तो हायर लेवल वाली फिर आपको मोटिवेट करेगी, ये बोला इसने, ठीक है। देन अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाई। तो ये जो इसकी लाइन थी, जो इसका अजम्पशन था, इसी को बाकी जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। इसने बोला था कि जब पहली नीड पूरी होती है तभी सेकंड होगी, जब सेकंड नीड पूरी होगी तभी वो थर्ड पे जाएगा, ये इसने बात कही है। बट बाकी जो आपके ऑथर्स थे, बाकी जो आपके थ्योरिस्ट थे, उन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की ये वाली नीड पहले होती है, या किसी की पहले ये वाली नीड होती है, या किसी की पहले ये वाली नीड होती है, कोई हिरार्की नहीं होती कभी भी। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो आजकल अगर आप एग्जांपल देखो, ये जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड है, ये लोगों को अभी से भी पता है। कुछ लोग अभी बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, है ना, या फिर कुछ लोगों को अभी से पता है कि मेरा जो मेन एम है वो है सिंगर बनना, गाना गाना, इसमें मेरी रुचि है, तो वो फिर उसी में ही अपना पैशन ढूंढ लेते हैं और वहीं पे फिर अपना जॉब वगैरह करियर भी डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो है हिरार्की, बाकियों ने कहा कि ऐसे नहीं होता, कभी भी कोई भी नीड अराइज हो सकती है, इसकी कोई हिरार्की नहीं होती। तो ये क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। तो इतना बस आपको जानना है। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर मोटिवेशन। अब मोटिवेशन अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो दो टाइप्स की होंगी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसा से रिलेटेड है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन पैसों के थ्रू नहीं कर रहे हो, किसी और चीज़ के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपके पास पे एंड अलाउंसेस। तो जो भी आप एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में पे कर रहे हो, जैसे कि आप उसकी सैलरी हो गई, या कोई अलाउंस दे रहे हो, डियरेंस अलाउंस दे रहे हो, हाउस रेंटल अलाउंस दे रहे हो, तो ये सारा जो है वो पे एंड अलाउंसेस में आ जाएगा, पैसा दे रहे हो मतलब उसको। फिर है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। अब यहाँ पे देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे वेजेस, ऐसे पैसे जो किससे लिंक है, प्रोडक्टिविटी से। मतलब जितना ज़्यादा आप आउटपुट बनाओगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। नेक्स्ट है बोनस। तो ये एक्स्ट्रा होता है आपका मनी जो सैलरी के अलावा दिया जाता है, अगर आपने कोई अच्छा काम करा है या कोई फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली वगैरह आ गई, ऐसे। फिर प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है जो एंड में जब प्रॉफिट अर्न होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो अगर आपको लगता है कि इस एम्प्लॉय का बहुत बड़ा रोल है इस प्रॉफिट को अर्न करने में, तो आप उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज जो है उसको भी दे देते हो पैसों के टर्म में, ठीक है। देन को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। अब ये स्टॉक ऑप्शन क्या है, जब आप शेयर्स दे देते हो, शेयर्स जो भी हैं आपकी कंपनी के, वो एम्प्लॉय को दे देते हो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू से कम पे देते हो। जितना आप पब्लिक को शेयर, जितना फेस वैल्यू, जैसे आप पब्लिक को अगर 100 रुपये का एक शेयर दे रहे हो, तो आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो 90 का दे दिया या 80 का दे दिया, तो ये भी एक तरीके से फ़ायदा ही हो रहा है उसका मॉनेटरी टर्म्स में, तो इसलिए ये मॉनेटरी मोटिवेशन में आएगा। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए आपके, जब आप रिटायर हो रहे हो उसके बाद आपको इकट्ठा कोई लमसम अमाउंट दे दी, या फिर आपको कोई पैसा दे दिया, ठीक है, क्योंकि आप इतने दिनों से सर्विस कर रहे हो कंपनी में, तो इसलिए उन्होंने क्या है आपको रिवॉर्ड की तरह रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ पैसा इकट्ठा दे दिया। देन पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स। अब यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स हो गया, जैसे कि आपको कोई भी फ्री एजुकेशन दे दी आपके बच्चों के लिए, या फिर मेडिकल फैसिलिटी दे दी, आपका कोई भी अगर कोई आपकी डिसीज़ है या कोई भी इलाज चल रहा है कहीं हॉस्पिटल वगैरह में, उसका बिल जो है वो कंपनी ने दे दिया अपनी तरफ से, तो ये सारे क्या हैं, फाइनेंशियल। तो आपने ये नेम याद रखने हैं कि फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स में कौन कौन से आते हैं, पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन।
देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड पर्क्यूसाइड्स। देन आपका सेकंड जो है वो है नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब इसको ध्यान से देखो, स्टेटस आ गया सबसे पहले। स्टेटस में क्या आएगा कि आपका रैंक क्या है, आपकी जो जॉब है उसका स्टेटस क्या है, रोल क्या है, आपका अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है। जैसे कि आप क्या हो, एक जो है आप आईएएस ऑफिसर हो, या फिर आप जो है एक आपकी पोजीशन जो है वो मैनेजर है, या फिर आप टीम लीडर हो, ऐसे करके। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अब यहाँ पे आ जाएगा कि जैसे कि आपका कोई भी, आप कोई रिस्क ले रहे हो कंपनी के लिए, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसने पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्रिएट किया है, या फिर कुछ पॉजिटिव हुआ है आपके काम के थ्रू, तो आपने क्या कर दिया है, आपको क्या कर दिया है फिर उसके लिए अलग से रिवॉर्ड दिया है, या सबके सामने जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे फंक्शन रख दिया है जिसमें आपको अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है। देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें आ जाएगा अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, तो आपका क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है इसका करियर एडवांसमेंट का। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट हो गया कि आपकी जॉब तो वही है बट आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी और चैलेंजिंग वर्क दे दिया, और क्या कर दिया, उसके साथ थोड़ी सी सैलरी भी इंक्रीज कर दी। ठीक है। एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन, वही है, सारे एम्प्लॉयज़ के सामने जो है वो आपको बता दिया कि ये जो है बेस्ट पर्सन ऑफ द मंथ है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देन सर्टिफिकेट दे दिया कोई अचीवमेंट का। देन कोई कंपटीशन वगैरह करवा दिया, उसमें आपको जो है पार्टिसिपेट करवा के जो जीत गया उसको दे दिया कोई प्राइज़ वगैरह। तो ये हो गया आपका रिकग्निशन, रिस्पेक्ट दे दी सबके सामने, ट्रॉफी दे दिया, गिफ्ट दे दिया। जॉब सिक्योरिटी, आपको जो है परमानेंट कर दिया, आप पहले टेम्परेरी बेसिस पे थे, अब आपको परमानेंट कर दिया। देन एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन, देन एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट, ठीक है, फ्रीडम दे दिया थोड़ा सा। जैसे पहले जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, अब जो है आपको थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो या काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। ठीक है जी। तो ये आपका मोटिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, मोटिवेशन वाला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लीडरशिप। अब ये हमारा थर्ड एलिमेंट है किसका, डायरेक्टिंग का। फर्स्ट हो गया हमारा सुपरविजन, सेकंड हो गया हमारा मोटिवेशन, अब ये है लीडरशिप। ठीक है, फिर लास्ट हमारा बचेगा कम्युनिकेशन। अब लीडरशिप में देखो, यहाँ पे लीडरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जितने भी ये 4 कंपोनेंट है आपके उसमें से। अब यहाँ पे आपको देखो, मोटिवेशन अभी हमने पढ़ा, तो मोटिवेशन कौन करेगा, कौन मोटिवेट करेगा, लीडर ही मोटिवेट करेगा अपने फॉलोअर्स को। जैसे आपके भी कुछ लीडर होंगे, आपके भी कोई आइडल होंगे जिसको आप फॉलो करते होगे, है ना। जैसे अगर आप किसी कंपनी में हो तो कोई सीनियर होगा जिसको देख के आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है, और उसको देख के आपको लगता है कि इसकी तरह ही मुझे भी बनना है फ्यूचर में, है ना। तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप में आएंगी, टीम वर्क, सबको इकट्ठा लेकर चलना। देन सक्सेस, जो आपकी कंपनी की सक्सेस है वो सारी लीडर पे डिपेंड करती है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग का। तो मीनिंग देखो, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर बाय इंस्पायरिंग देम टू वर्क विलिंगली towards achieving organizational goal. It involves maintaining good interpersonal relationship with followers and motivating them to contribute to the organizational objective. तो अगर आपको मीनिंग आ गया, अगर बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं उनको सब्जेक्टिव एग्जाम में लीडरशिप का मीनिंग आ गया, तो ये बहुत इजी मीनिंग है, इसको आप बता सकते हो। लीडरशिप क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनको इंस्पायर करना, किसके लिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए। कि ये सपोज करो कि हमारा इस साल का जो टारगेट है वो है कि हमने 20% सेल को इंक्रीज़ करना है, जिसके लिए आपको आउटपुट देना पड़ेगा, यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बार बार उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। अब फीचर्स देख लो, लीडरशिप के फीचर्स। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, तो सबसे पहले तो लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करने में सही होना चाहिए, मतलब किसी को किसी काम के लिए मनवाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। देन बिहेवियरल चेंज, लीडर वो होता है जो किसी का बिहेवियर बदल सके। जैसे अगर आप नेगेटिव रहते हो, बहुत ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो उनको इस तरीके से बोलना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इस तरीके से इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि वो क्या करें, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो आप बिहेवियर चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो लीडरशिप को सबसे पहले तो इंटरपर्सनल रिलेशन बनाना आना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, मतलब वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, किसी के साथ भी बहुत ईजिली घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो लीडर जो है वो हमेशा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं। नेक्स्ट है कॉमन गोल। लीडरशिप जो है उसका कॉमन गोल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल।
ये नहीं है कि वो अपना कोई पर्सनल गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, नहीं, उसे हमेशा जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही इंपॉर्टेंस देनी है और उसी के लिए ही मोटिवेट करना है। देन ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। लीडर जो है ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपको मोटिवेट करके चला गया, नहीं, लीडर जो है वो टाइम टू टाइम, जब जब आप देख रहा है लीडर कि आपके एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, अब इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उनके पास काम का, तो वहाँ पे जाके आपको मोटिवेट करना है। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ना कि वन टाइम प्रोसेस होता है। अब हम करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो आपके पास 3 टाइप के स्टाइल होते हैं लीडरशिप के, ध्यान से सुनना है। ऑटोक्रेटिक, इसको और क्या कहते हैं, 2 नेम्स है तीनों के और तीनों ही आपने याद रखने हैं, तीनों ही नेम। ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं इसको। सेकंड है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी सुने, डेमोक्रेटिक, या फिर इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव। थर्ड जो है वो है आपका लेजे फेयर, लेजे फेयर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेन। तो इनके 2 नेम्स है, तीनों ही टाइप की लीडरशिप के 2 नेम्स है। देखो, ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव, लेजे फेयर या फिर फ्री रेन। आपने दोनों याद रखने, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव उस टाइप की लीडरशिप होती है जहाँ पे जो लीडर होता है उसका किस तरीके का नेचर होता है, बॉसी नेचर होता है, मतलब जो मैंने बोल दिया वही करना है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इसमें जो आपका लीडर होता है वो कुछ डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो खुद लेता है और कुछ डिसीजन में अपने एम्प्लॉयज़ या अपने फॉलोअर्स को भी मौका देता है कि आप भी आइडिया दो, आप भी हमें सजेशन दो। जो लास्ट है जो कि लेजे फेयर है या फ्री रेन है, ये वाली लीडरशिप कहती है कि लीडर यहाँ पे बिल्कुल ही उसका कम रोल होता है, यहाँ पे वो कहता है कि एम्प्लॉयज़ पे ही वो सब कुछ छोड़ देता है कि तुम्हें जैसे काम करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके हम फीचर्स वगैरह पढ़ते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं सारे ही टाइप के लीडरशिप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आ गया हमारे पास ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप। तो यहाँ पे देखो, ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करता है, ऑर्डर्स देता है और एक्सपेक्ट करता है कि जो मैंने कह दिया वही सही है, वही पत्थर की लकीर है, मेरे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, मैंने ये बात कह दी तो वैसे ही करनी है। दिस लीडर इज टिपिकली डॉगमेटिक एंड डज नॉट टॉलरेट डिसेंट। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है या कोई कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता, एरोगेंस थोड़ा नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो जनरली वन वे होती है, मतलब सिर्फ लीडर जो है वो ऑर्डर दे जा रहा है, वो बोली जा रहा है इस तरीके से काम करना है और एम्प्लॉयज जो है वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन 2 वे नहीं है, 1 वे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस टाइप की वो जो वर्क है वो किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा जहाँ पे आपका लीडर जो है वो बहुत ही हाईली स्किल्ड है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अनस्किल्ड है, मतलब जिनको काम नहीं आता इसीलिए तो वो ऑर्डर सुन रहे हैं, या जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तभी तो वो अपने बॉस की सुन रहे हैं। अदरवाइज अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, आप तो किसी की बात नहीं सुनोगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सारी पावर लीडर के पास है, वो किसी से भी कोई डिस्कस नहीं करता या कोई किसी से सजेशन नहीं लेता। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखो। दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशन लाइक फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री वर्क होते हैं या जो आपके वो वाले काम होते हैं जिसमें आपका मैकेनिकल वाले नेचर के जो काम होते हैं आपके, वहाँ पे इस टाइप की लीडरशिप जो है वो काम आती है। यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि वो अकेला ही सारे डिसीजन ले रहा है लीडर, तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन होगा वो फटाफट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है, इट्स लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोराल। अब जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मोराल यहाँ पे बहुत डाउन होता है, उनको ऐसा लगता है कि हम जो है एक तरीके से गुलाम हैं और हम सिर्फ बात मानी जा रहे हैं और काम करी जा रहे हैं, हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमसे कोई सजेशन नहीं ली जा रही है, तो यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सुन सुन के। ठीक है, देन यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी नहीं होती, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्योंकि अपना दिमाग चला ही नहीं पाते, उनको नहीं होता है, जो उन्होंने कह दिया बॉस ने वही सुनना है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो नहीं आ पाती सबऑर्डिनेट्स की बाहर। ठीक है, अब देखो सुटेबिलिटी कहाँ पे जो है इस टाइप की लीडरशिप सुटेबल होती है, जहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड है या अनस्किल्ड है या जिनके पास नॉलेज नहीं है, वहाँ पे जो है उन्हें बॉस की या अपने लीडर की बात सुननी पड़ेगी। देन यहाँ पे डोमिनेंस इन डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत फास्ट होना चाहिए, जहाँ पे आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है, वहाँ पे इस टाइप की लीडरशिप काम आती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो हिटलर की है, एडोल्फ हिटलर। तो उन्होंने जो है
उसका बेस्ट एग्जाम्पल है उनका जो किस टाइप का लीडरशिप था, उनका ऑटोक्रेटिक ही लीडरशिप था, है ना। बहुत ही ज़्यादा वो एरोगेंट टाइप के या बहुत गुस्से वाले रूड थे, है ना। हिटलर के नाम आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसको हम ग्रुप सेंटर्ड कहते हैं। अब ये क्या है, इसमें जो है आपका लीडर वो सबऑर्डिनेट से भी सजेशन लेता है, उनको एनकरेज करता है कि आप भी पार्टिसिपेट करो। कोई मीटिंग हो रही है तो सबको बुलाया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को भी बोला जाएगा, आप भी कोई आइडिया दो इस डिसीजन से रिलेटेड। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक होता है आपका सब कुछ। तो यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयज़ का मोराल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनका, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस है कंपनी में, हमसे भी सजेशन लिया जा रहा है, इसका मतलब हमारी भी इंपॉर्टेंस है, हमें भी कुछ आता है, ठीक है। तो ये मोराल इंक्रीज हो जाएगा। देन डिसीजन मेकिंग स्किल भी उनका अच्छा होता है। जब कोई आपका सबऑर्डिनेट हायर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी भी जो इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज होगी, उसके सोचने का तरीका चेंज होगा, ठीक है। देन डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब देखो ऑटोक्रेटिक में तो अकेला ही वो लीडर डिसीजन ले रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा उसका, बहुत क्विक डिसीजन हो जाता है। बट यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हो, सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सुटेबिलिटी देख लेते हैं। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको मोटिवेशन लानी है एम्प्लॉयज़ के अंदर और जहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करनी है एम्प्लॉयज़ की। देन यहाँ पे का एग्जाम्पल है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति कौन है, इन्फोसिस के फाउंडर, है ना। इन्फोसिस जो कंपनी है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पे आपकी डेमोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप चलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कमिटेड रहते हैं काम को लेकर, क्योंकि वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो पॉजिटिवली सारा काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब जो आपकी लास्ट टाइप की लीडरशिप है वो है फ्री रेन या फिर जिसको लेजे फेयर भी बोलते हैं, फ्री रेन या फिर लेजे फेयर। अब यहाँ पे क्या है, फ्री छोड़ दिया है, मतलब आपके जो लीडर है उसने एम्प्लॉयज़ को फ्री छोड़ दिया है कि आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता लीडर। तो यहाँ पे किस टाइप का काम होगा, जहाँ पे आपके जो वर्कर्स हैं या फिर जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ही स्किल्ड है, उनको सारी चीज़ें पता है, उनको नॉलेज है, उनको एक्सपीरियंस है, वहाँ पे ही आप लोगों को कह सकते हो ना कि आप खुद करो काम, मेरी क्या इतनी ज़रूरत है, यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे देखो लीडर सपोर्ट तो देता है, लीडर आता है कभी कभी, सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, बट उनको अलाउ कर देता है कि तुम लोग जो है वो अपना टीम में काम करो, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम काम कर सकते हो, यू आर वेल नॉलेज एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। चलिए तो आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कवर। तो यहाँ पे हमने लीडरशिप का स्टाइल कर लिया, मीनिंग कर लिया, ठीक है, और कितने टाइप्स के आपके जो है लीडर्स होते हैं। तो अगर आपको जो है ये चैनल का जो भी मटेरियल है इस चैनल से रिलेटेड वो चाहिए, तो आप जो है ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे हैंड रिटन या फिर पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो आपका पार्ट ए है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टिंग को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यही से बन के आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो उस क्लास को भी ज़रूर देखना है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।